और शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ, जहां एसीसी और अंबुजा सीमेंट कंपनी के खिलाफ सरकार बड़ा एक्शन ले सकती है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि अगर कंपनी नहीं मानी और प्लांट शुरू नहीं किया तो अब उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार से बातचीत में ट्रक ऑपरेटर्स माल भाड़ा कम करने के लिए तैयार हो गए हैं, जिसके बाद अब कंपनी से बातचीत की जा रही है। कंपनी अगर अब भी नहीं मानी तो उसके खिलाफ नियम के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। कंपनी की माइनिंग लीज की भी जांच की जा रही है। कोई भी अनियमितता पाए जाने पर कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार चाहती है कि कंपनी प्लांट चालू करे। आपको बता दें कि ट्रक ऑपरेटर्स से माल भाड़े को लेकर विवाद के चलते बिलासपुर के बरमाणा में एसीसी सीमेंट प्लांट और सोलन के दालाघाट में अंबुजा सीमेंट प्लांट को कंपनी ने 15 दिसंबर से ही बंद, जिससे हजारों ट्रक ऑपरेटर सहित 35,000 लोगों के धंधे और रोजी रोटी पर बड़ा असर पड़ा है। आपको ये बता दें कि माल भाड़े का रेट 10 रुपए 58 पैसे प्रति टन किलोमीटर है, लेकिन कंपनी का कहना है कि इस रेट से उसे नुकसान हो रहा है। वो ज्यादा से ज्यादा 6 रुपए प्रति टन प्रति किलोमीटर के हिसाब से ढुलाई का रेट देगी, जिस पर ट्रक ऑपरेटर्स तैयार नहीं। उनका कहना है कि 6 रुपए के रेट में उन्हें नुकसान होगा। इस विवाद को लेकर अब तक कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और अब उद्योग मंत्री का कहना है कि हमने जो रेट का नया प्रस्ताव दिया है उस पर ट्रक ऑपरेटर्स मान गए हैं, तो कंपनी को भी मान लेना चाहिए, नहीं तो नियम के मुताबिक कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी। ट्रक ऑपरेटर्स ने जो रेट है, उन्होंने कहा कि हम 10 रुपये 15 पैसे से लेकर के 10 रुपये 20 पैसे पर किलोमीटर पे सीमेंट को ढोने को तैयार है। मगर उनकी शर्त है कि भाई ये जो रेट है इट इज जस्ट फॉर ओनली 2 डेज। अगर सीमेंट प्लांट ओनर्स 2 दिन में मान जाएंगे और इस प्लांट को शुरू करेंगे तो ये रेट जो है वो यही रेट रहेगा। अदरवाइज जो है अगर वो नहीं मानेंगे और स्टार्ट नहीं करेंगे तो उनका जो रेट है वो 10 रुपये 58 पैसे दारलाघाट का रेट है और 11 रुपये 45 पैसे के करीब जो है वो बरमाणा का रेट है, तो वो उनका ही एज इट इज ही रहेगा। और उन्होंने मुख्यमंत्री के निवेदन पे जो है वो रेट घटाने के लिए वो तैयार हुए हैं, क्योंकि इस प्लांट बंद होने से जो तीनों पार्टीज जो अफेक्टेड हैं, चाहे ट्रक ऑपरेटर यूनियन है उनको भी लॉस हो रहा है, सीमेंट प्लांट को भी लॉस हो रहा है और सरकार को भी जो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू अराउंड अबाउट 2 करोड़ रुपीज पर डे का जो है हिमाचल सरकार को भी लॉस हो रहा है। और हमारे प्रयास और कोशिश है कि ये सीमेंट प्लांट विधिवत रूप से चले और सबको इससे लाभ हो। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्लांट चलना चाहिए, और अगर नहीं चलाएगा सीमेंट प्लांट नहीं चलेंगे तो हम लीगल एक्शन लेंगे। पहली जो बात है, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को बगैर इन्फॉर्म किए जो है वो प्लांट को बंद किया है और बहुत सारे कर्मचारियों के भविष्य पे भी जो है वो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अब जो सीमेंट प्लांट ओनर कहते हैं कि जो रेगुलर एम्प्लॉइज़ को तो वो सैलरी दे रहे हैं, मगर कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे एम्प्लॉइज़ कॉन्ट्रैक्ट के हैं, डेली वेजेस है, उनको तो सैलरी नहीं जा रही है। अब वो लीज जो है 118 का वायलेशन हुआ है नहीं हुआ है, या लीज में क्या त्रुटियां हैं, माइनिंग कैसे में क्या त्रुटियां है, वो एक कमेटी फॉर्म की है स्टेट गवर्नमेंट ने और वो उन सभी पहलुओं पे जो है हम जो है वो देख रहे हैं क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या जांच बिल्कुल जांच की जा रही है। और अगर नहीं हुआ तो फिर हो सकता है स्टेट को जो है वो एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पड़े। अब भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, हम जो है हिमाचल प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री जी जो है वो हम लोकल लोगों के, स्थानीय लोगों के, ट्रक ऑपरेटर्स के जो इंटरेस्ट है हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे। और अगर सीमेंट प्लांट नहीं चला तो हम जो है और भी ऑल्टरनेट जो है और भी एक्सट्रीम स्टेप्स जो है सरकार उठा सकती है, उस पर हम जो है विचार कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं और समय आने पे जो है वो किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब आपको महिलाओं को 15 रुपए के पेंशन से जुड़ी बड़ी खबर बताते हैं। पेंशन को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की दूसरी बैठक हुई। कैबिनेट मंत्री धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह और प्रोफेसर चंद्र कुमार शामिल हुए। बैठक के बाद धनीराम शांडिल ने कहा कि कैबिनेट सब कमेटी ने सभी महिलाओं की आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया। प्रदेश में कुल 22,40,492 महिलाएं हैं, जिनमें से कुल 10,53,021 महिलाएं पेंशन के लिए पात्र पाई गई हैं, जिन्हें पेंशन देने पर राज्य सरकार पर सालाना 1895 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पर मंत्रिमंडल अंतिम फैसला लेने वाला है। पूरे प्रदेश में हमारी
18 से 59 वर्ष की महिलाओं की कुल जनसंख्या 22,40,492 है। इसमें जिनके पास हमने जो हमारे आधार कार्ड या राशन कार्ड जो भी आधार थे इसके लिख के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स ने बड़ी सहायता की हमारी, और सभी ऑफिसर साहबान मौजूद थे इसमें। तो इसमें कुल पात्र महिलाओं की जो संख्या बनती है जिनको मिलनी चाहिए ये राशि, वो बनती है एज ऑन टुडे 10,53,021, 10,53,021। और इन महिलाओं को वार्षिक वित्तीय भार जो मैंने जिसे कहते हैं फाइनेंशियल बर्डन ऑन द एक्सचेकर क्या पड़ेगा, वो पड़ेगा 1,895 करोड़। तो ये हम लोगों ने आज का निर्णय हमारा जो हुआ है ये हुआ है, और ये जाएगा कैबिनेट नोट के रूप में पहली कैबिनेट में, और उसके बाद बजट प्रपोजल का ये हिस्सा बनेगी, ऐसी हमारी प्रस्तावना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी रणबीर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। रणबीर, इससे पहले जब बैठक हुई थी तो ये कहा जा रहा था कि बहुत जल्द जो आंकड़े हैं, जो ढांचा है वो तैयार हो जाएगा, और आज केंद्रीय मंत्री माफ कीजिए मंत्री धनीराम, कैबिनेट मंत्री धनीराम शांडिल ने ये जो एक खाका है ये बता दिया कितनी महिलाएं पात्र हैं, कितना अतिरिक्त भार पड़ेगा। लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या अभी भी महिलाओं को इंतजार करना पड़ेगा जो धनराशि उनके खाते में आएगी उसके लिए, क्योंकि बजट का अभी तक प्रस्ताव नहीं रखा गया है, बजट को लेकर किसी तरीके का कोई आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है, और जाहिर सी बात है जो इस वक्त प्रदेश का खजाना है उस हिसाब से क्या हम ये माने कि ये पेंशन बहुत जल्द महिलाओं को मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, एटलीस्ट अभी के लिए? जी हाँ, देखिए, जो महिलाओं को हर माह 1,500 रुपए दिए जाने की योजना है, इसका नाम नारी सम्मान योजना कांग्रेस ने रखा है। जो वर्तमान जो परिदृश्य है, हिमाचल की जो आर्थिकी है वो अभी इजाजत तो नहीं देती है। जैसा कि आज जो कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी मुख्यमंत्री की तरफ से, उसकी आज दूसरी बैठक थी, और इस बैठक में वो जो पूरा डाटा मांगा गया था, जो पिछली बैठक में कर्नल धनीराम शांडिल ने बताया था कि इस बैठक में जो अधिकारी थे उसमें उनसे वो पूरी रिपोर्ट मांगी गई है, कितनी महिलाएं जो है वो सीधे तौर पर उनको आय जो है किसी न किसी सोर्स से मिल रही है। तो जिनकी तो इनकम है उनको तो जाहिर सी बात है वो जो है इस दायरे में नहीं आएंगी, और ये जो खाका बनता है वो 10 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं। तो यहाँ पर आज जो रिपोर्ट उसमें तैयार की गई है, कितना जो है अतिरिक्त बोझ सालाना हिमाचल सरकार पर पड़ेगा, वो उसका भी जो खाका तैयार कर लिया गया है। ये रिपोर्ट जो है अब कैबिनेट में जाएगी, मंत्रिमंडल इस पर चर्चा करेगा, और उसके बाद ये तय होगा कि इसे लागू कब करना है, क्या इस मैनर में दिया जाएगा या फिर एक मुश्त इन महिलाओं को दिया जाएगा। फिलहाल इसमें अभी तक की जो खबर है कि जो ये डाटा आया है इसमें अभी जो है कितनी छंटनी होगी ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन मोटा मोटा जो है आज जिस तरह से जो ये कैबिनेट सब कमेटी जिनकी उनमें जो है कर्नल धनीराम शांडिल को जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्हें अध्यक्ष बनाया गया, उन्होंने ये कहा कि ये जो है अब खाका बनता है। तो अब इंतजार अगली कैबिनेट का भी करना होगा कि उसमें कैबिनेट क्या तय करती है इस रिपोर्ट के आधार पर। क्या इसको बजट में घोषणा की जाएगी या फिर और समय इसमें लगेगा, इतना तो तय चलिए जैस्मिन की शायद 1 से 2 महीने का इंतजार जो है अभी उन महिलाओं को करना पड़ेगा जो वादा जो है कांग्रेस ने अपनी गारंटी में किया था। तो अभी ये जो एक्सरसाइज थी सभी विभागों के साथ मिलके इस कैबिनेट सब कमेटी ने पूरी की है। अब ये रिपोर्ट कैबिनेट में जाएगी, उसके बाद देखना होगा कि सुखू सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। जैस्मिन। बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, और एक सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है क्योंकि हाल ही के इंटरव्यू में हमने देखा सीएम के कि उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, कर्ज में इतना प्रदेश डूबा हुआ है कि कोई नई योजना लागू इतना आसान नहीं है, और अगले 4 साल तक जो भी हम योजनाएं लागू करेंगे उसके लिए हमें ऋण ही लेना पड़ेगा, और 1895 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार जो प्रदेश के खजाने पर पड़ेगा। तो क्या ये माने कि इस चीज को भी फुलफिल करने के लिए और कर्ज के तले सरकार को दबना पड़ेगा, क्योंकि वादे तो जनता से सरकार ने किए ही हैं।
देखिए, ये सवाल भी जो है कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष से लिया गया था। उन्होंने ये कहा था कि जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात सरकार कह रही है, खर्चों में कटौती की बात कही जा, वो सब किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा जो है रोजगार उपलब्ध करवाए जाएं। और जिस तरह से इलेक्ट्रिक वाहन अब जिस तरह से शुरू किए गए हैं परिवहन विभाग में, तो इससे जो है हालांकि अभी खर्चा ज्यादा पड़ेगा, लेकिन आने वाले समय में जो है हिमाचल सरकार को जो है राहत इससे मिलेगी। जहां तक हिमाचल की आर्थिकी की बात है, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जो वर्तमान में जो कर्ज की स्थिति है, जो अभी आर्थिकी है हिमाचल की, जो आमदनी हो रही है, उस लिहाज से लगता है कि हिमाचल को फिर से पटरी पर आने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए 4 साल लगेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं। नई योजनाओं को लेकर उन्होंने कहा कि फिलहाल 1 साल तो अभी ऐसा है कि शायद 1 साल तक जो है लगातार राज्य सरकार को कर्ज पर ही निर्भर रहना होगा। अगर 1 साल के बाद उनके भीतर जो है कुछ ऐसे जो है उपाय राज्य सरकार करती है जिससे इनकम जो है जनरेट होगी, इसका एक सीधा सा बड़ा वो साफ संकेत जो है डिप्टी सीएम ने भी दिया है कि आने वाले समय में जो राज्य सरकार की इस वक्त जो आय होती है वो बिजली से होती है, उसमें जो जल विद्युत परियोजनाएं जो कंपनियां हैं उन पर एक वाटर सेस लगाने की भी तैयारी की जा रही है। अलावा कुछ और संसाधन जो है जुटाने की कोशिश में राज्य सरकार है, ताकि जो ये 10 बड़े वायदे किए, देखिए अभी तो ओपीएस एक बड़ा मसला है, अभी जब वो नोटिफाई हो जाएगा उसके बाद तो देना शुरू करना होगा। अब ये जो घोषणा की गई है जिस पर एक्सरसाइज चल रही है, महिलाओं को हर साल हर माह 1500 रुपए देने हैं, तो इस वायदे को पूरा करने के लिए जाहिर सी बात है कि अगला जो 1 साल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि घोषणाएं तो की हैं सरकार ने जनता से, और उनको अब पूरा करने के लिए खासी मशक्कत सरकार को यहां पर करनी पड़ेगी। रणबीर, नजर के रखिए, दोबारा जुड़ेंगे, आपसे जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। सीएम सुक्खू शाम 4 बजे हमीरपुर में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। सीएम का कार्यक्रम को लेकर लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। सीएम गांधी चौक पर जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसे लेकर गांधी चौक को दुल्हन की तरह सजाया गया है। यहां सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। सीएम आज हमीरपुर में ही रुकेंगे, उसके बाद कल और परसों अपने गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन में रुकेंगे और लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुनेंगे। ज्यादा जानकारी इस पर दे रहे हैं हमारे न्यूज़ 18 संवाददाता जसबीर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आज हमीरपुर प्रवास है और 3 दिवसीय प्रवास पे सुक्खू हमीरपुर पहुंच रहे हैं। आपको बताएं कि आज पहले दिन दोपहर के समय एक बड़ी विशाल यहाँ पे रैली का आयोजन किया जा रहा है गांधी चौक पर। इस वक्त हम आपको दिखाएं कि गांधी चौक पर ही मौजूद हैं और यहाँ पे तैयारी बिल्कुल मुकम्मल की गई है। हमारे साथ उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता बनिक भी यहाँ पे मौके पर मौजूद हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। मैडम बताएंगे क्या शेड्यूल है मुख्यमंत्री? आज मौसम अच्छा है और हम आशा कर रहे हैं कि बहुत पीसफुली और सक्सेसफुली जो है पब्लिक मीटिंग का समापन होगा। इसमें पूरा ध्यान रखा गया है ताकि आने जाने के लिए जनरल ट्रैफिक व्यवस्था में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, और साथ ही साथ जो भी लोग यहाँ पे इस मीटिंग में आएंगे उन सब के लिए पर्याप्त बैठने की जगह और सुविधाएं उपलब्ध हो। और इसी तरह से सभी लोगों से हम कोऑपरेशन चाहेंगे कि हमीरपुर के सभी लोग जो हैं हमेशा कोऑपरेट करते हैं ऐसी इवेंट्स में भी, तो आज भी जो है जो डायरेक्टिव्स पुलिस विभाग के तरफ से या विभिन्न विभागों की तरफ से आई हैं उनका पालन करें और हमारा सहयोग करें कि हम सुव्यवस्थित तरीके से ये इवेंट को जो है वो सक्सेसफुली कंडक्ट कर सकें। मैडम बैठने की व्यवस्था भी है, टेंटेटिव कितने लोगों को यहाँ पे एक्सेप्टेशन है आने की? मुझे लगता है कि ऐसा नंबर का जो है वो बताना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये पहली बार एक पब्लिक मीटिंग है जो ऑनरेबल सीएम का अपने गृह जिले में हो रहा है, तो मुझे लगता है इसमें कोई लिमिट जो है कोई लगा ही नहीं सकता। तो ये हम आशा करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचें, आराम से पहुँचें, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और उनको कोई तकलीफ ना हो, और वो भी जो बिल्कुल डिसिप्लिन से आएँ और उसमें उनका भी कोई इनकन्वीनियंस नहीं होगी और बाकी लोगों को भी कोई इनकन्वीनियंस नहीं होगी। धन्यवाद। तो ये थे डीसी हमीरपुर देवश्वेता बनिक का दौरे के बारे में जानकर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो रैली स्थल है वो काफ़ी भव्य तरीके से इसकी सजावट की गई है। आप देख रहे हैं कि
गांधी चौक है, इसके लिए सजावट के लिए पिछले 7-8 दिनों से जिला प्रशासन डटा हुआ था और जो यहाँ पे कार्यक्रम अभी दोपहर के समय यहाँ पे मुकम्मल किया जाएगा उसकी तैयारियों की पूरी की जा रही थी। और जो सभा स्थल है वहाँ पे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो महात्मा गांधी की प्रतिमा उसके साथ में उनके लिए मंच बनाया गया है। फिलहाल अभी दोपहर के समय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर गांधी चौक पे पहुंचेंगे और उनका लोगों के द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा। हमीरपुर से अपने सहयोगी अश्विनी के साथ जसवीर कुमार, न्यूज़ 18 हिमाचल। नगरोटा से कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह बाली ने पर्यटन निगम के अध्यक्ष और पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष पद का कार्यभार संभाल लिया है। दफ्तर में विधिवत पाठ के बाद बाली ने कार्यभार संभाला। कुर्सी संभालने के बाद उन्होंने अपने पिता दिवंगत जीएस बाली को याद किया और जिम्मेदारी देने के लिए सीएम सुक्खू का आभार जताया। बाली ने कहा कि दिन रात काम करेंगे। सीएम का सपना है कि कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाना है। मैं इस सपने को पूरा करके दिखाऊंगा। खबर ऊना से, जहां हिमाचल बीजेपी का महामंथन चल रहा है। आज से बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक का आगाज हुआ है। ये बैठक बीजेपी कार्यालय में चल रही है, जिसमें पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, पूर्व सीएम धूमल, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना सहित प्रदेश बीजेपी के सभी पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में संगठन विस्तार और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन हो रहा है। सदन में सड़क पर सुक्खू सरकार को घेरने की रणनीति पर भी चर्चा होगी। कई प्रस्ताव भी इसमें पारित किए जाएंगे। आज हमारी अभी पदाधिकारियों की मीटिंग शुरू हो रही है और शाम को जैसा आपने स्वयं कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी समिति की मीटिंग है। अलग अलग विषयों के ऊपर इसमें चर्चा आज शुरू होगी पदाधिकारियों की मीटिंग से, और शाम को 4 बजे कार्य समिति की मीटिंग है और कल सुबह बीके सिंह जी केंद्रीय मंत्री संबोधन करने के लिए जहां पर आ रहे हैं और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता प्रदेश के वो सब पहुंच चुके हैं। तो विषय आपके ध्यान में जब मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उस समय प्रदेश के अध्यक्ष जी लाएंगे और जाननीय नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा चलती है। जो वर्तमान सरकार है वो कैसी चल रही है, या बाकी अपने संगठन में क्या है, वो विषय अंदर के विषय रहते हैं। उसके ऊपर चर्चा करके जो लास्ट में निर्णय होगा फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया के ध्यान में लाए। और आगे भी खबरों का रुख करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. और ब्रेक के बाद रुख करेंगे कुछ और अहम खबरों का। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पहुंचे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक सतपाल सत्ती ने सुक्खू सरकार पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। सत्ती ने कहा कि कांग्रेस ने अब तक अपना एक भी चुनावी वायदा पूरा नहीं किया है, जनता को ठगा गया है, उसे बरगलाया जा रहा है। कांग्रेस लोगों को हमेशा छल कपट से बरगला करके सत्ता हथियाई है। उसका जीता जागता उदाहरण लेटेस्ट जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें भी है। लोगों को कहा गया था और मंचों के ऊपर से बोला जाता था, जिसके घर में 6 महिलाएं हैं 18 साल से ऊपर सबको 1500 मिलेगा, आपका इतना 1000 बन जाएगा।
जिसके 4 हैं आपका इतना बन जाएगा, जिसके 5 महिलाएं हैं उसका इतना बन जाएगा। लेकिन अब उसके ऊपर कंडीशंस लगा रहे हैं और इन लोगों ने ऐसी कंडीशन लगा करके परिवारों के अंदर लड़ाई का आधार तैयार कर दिया कि आखिर उन 5 महिलाओं में से 2 महिलाओं में से 4 बहनों में से किसको मिलेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अब कंडीशन भी लगा रहे हैं। ये हमेशा ठग करके ही वोट लेते हैं और इस बार भी इन्होंने ऐसा ही किया। आगे बढ़ेंगे। चंबा के भरमौर में हुए हादसे की नई तस्वीरें सामने आई हैं। हादसा कल सुबह 7:30 बजे हुआ। चंबा खड़ामुख होली रोड पर कंवारसी नाले पर बना बैली पुल बीचों बीच से टूट गया, जिससे 2 ट्रक पुल सहित नाले में जा गिरे। हादसे में एक ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरे ट्रक ड्राइवर को बड़ी मुश्किल से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जिसका चंबा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। हादसे में एक कार सवार भी बाल बाल बचा, जो हादसे के वक्त पुल पर चढ़ने ही वाला था। बताया जा रहा है कि इस पुल पर 9 टन लोड के साथ वाहनों को गुजरने की इजाजत थी, मगर जल विद्युत परियोजना के काम में लगी गाड़ियां उसके कई गुना ज्यादा लोड लेकर पुल पार किया करती थी, जिससे धीरे धीरे कमजोर होकर पुल रात को धराशायी हो गया था। प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। अब आपको भरमौर में हुए हादसे के बाद की कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों में पुल हादसे के बाद का जो मंजर दिखाई दे रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि लोहे का पुल लकड़ी की तरह टूट गया। आपको दोनों ट्रक और पुल के ठीक ऊपर एक कार भी दिखाई दे रही होगी। दोनों ट्रक नाले में जा रही, कार सवार बाल बाल बचा है। सोचिए अगर कुछ और गाड़ियां हादसे के वक्त पुल से गुजर रही होती तो क्या मंजर होता। आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, अब इसी की जांच की जा रही है। और खबर नालागढ़ से, जहां पुलिस ने 2 चेन स्नेचर्स को वारदात के कुछ देर बाद ही धर दबोचा है। बाइक सवार बदमाशों ने खेड़ा इलाके में झपट्टा मारकर एक महिला की चेन छीन ली थी और फिर बाइक से फरार हो गए थे। महिला फौरन पुलिस को खबर दी। पुलिस ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज खंगाला और अपराधी जिस रास्ते की तरफ भागे थे उधर उनकी तलाश शुरू की। कुछ ही देर में पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। सिटी ऑफ जम्मू और सबसे पहले तो माता वैष्णो देवी के चरणों में प्रणाम करते हुए जब मैं फ्लाइट में सुबह 5 बजे बैठा तब भी साथ वाली सीट पर वो भी दर्शन करने आ रहे थे और साथ वाली दूसरी तरफ सीट थी वहां पर भी दर्शन करने वाले ही थे। तो आप सबको भी यहां पर आने का अवसर मिला है। हो सके तो वैष्णो देवी धाम में आप भी जरूर जाकर आए और पावन तावी नद के तट पर जो हम सब लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं, मुझे अपने कॉलेज डेज के समय कभी अवसर नहीं मिला किसी यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने का, क्योंकि मैं बिल्कुल अलग दिशा में क्रिकेट का खिलाड़ी था। लेकिन हमारे कॉलेज में जब भी कोई फेस्टिवल हो यूथ फेस्टिवल से जुड़ा हुआ, तो शायद हम लोग अपना मैच छोड़कर भी यूथ फेस्टिवल देखने आ जाते थे। उसका एक बड़ा कारण है इसके पीछे। आप में से अगर जब ये भांगड़ा हमारे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र यहां पर कर रहे थे, आप में से कितनों का दिल किया कि आप भी मंच पे आके भंगड़ा करना चाहते हो? लेकिन एक बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, जितनी एनर्जी इन परफॉर्मर्स में थी, आपके हाथ पांव फूल जाते 10 मिनट में, क्योंकि ये दूर से देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट इफ यू हैव टू परफॉर्म दिस यू रियली नीड लॉट ऑफ एनर्जी, स्ट्रेंथ, स्टैमिना। एंड लेट मी से दिस कि अगर हम इस परफॉर्मेंस को किसी और भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट के साथ जोड़ेंगे तो उनको आराम से हरा सकते हैं। ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस यहां पर करके देने का काम किया। और इससे पहले जब पंजाबी यूनिवर्सिटी के हमारे परफॉर्मर्स आए, मैं वीसी साहब को, मेश राय जी को कह रहा था और बलवंत जी को
कि हमारी एक आर्ट जो मरती चली जा रही थी कि पुराने इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे उसका उपयोग किया जाए। आई एम सो ग्रेटफुल टू द यूनिवर्सिटीज कि उन्होंने उस आर्ट को बचाकर भी रखा है और आगे बढ़ाने का काम भी किया है। अगर मेरे अपने विभाग के दूरदर्शन के लोग और ऑल इंडिया रेडियो के लोग यहां पर हैं तो मैं चाहता हूं इस फेस्टिवल के जो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास या यूनिवर्सिटीज के पास हैं, हमें सबको उसको टेलीविजन पर दिखाना चाहिए और जितने युवा यहां पर बैठे हैं, हाउ डू वी प्रमोट आवर रिच कल्चर एंड हेरिटेज थ्रू today's mediums? There are various mediums. One is newspaper, which is the print media. Second is television, which is the linear media. Third is the digital platforms, which does not restrict any one of you. So all of you can share it on your Instagrams, Facebook, WhatsApp groups or on the Twitter. And let us share it and expand it. और शायद यही कारण है कि दुनिया का कोई देश भारत के गौरवशाली कला, साहित्य, संगीत का मुकाबला कर ही नहीं सकता। ये हमें इसको बचाकर रखना है। मैं लिखकर कुछ और आया था कि मैं आपको कुछ और भाषण देने वाला हूं, पर मैंने 2 परफॉर्मेंस देखकर ही अपना मन बदल लिया कि मुझे बोलना क्या है। तो जिनको 5 दिन ये सब देखने का अवसर मिलेगा उनका तो जीवन ही बदल गया होगा, मुझे लगता है, और सोच बदल गई होगी। मेरे पास एक डिपार्टमेंट है यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। यूथ अफेयर्स में हम देश भर के 80 लाख से ज्यादा वॉलंटियर्स के साथ काम करते हैं और कोविड के समय उन्होंने चाहे मास्क बांटने तो मास्क बनाने की बात हो, कोविन ऐप, आरोग्य सेतु ऐप की जानकारी देने की बात हो, बहुत काम किया हमारे वॉलंटियर्स ने। क्लीनिनेस ड्राइव में हम लोगों ने पिछले साल 75 लाख किलो प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करने की बात की थी, 114 लाख किलो प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा किया। मैंने इस बार कहा कि 100 लाख किलो प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करना है 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। उन्होंने 200 लाख किलो से ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा किया। ये हमारे यूथ की पावर है कि वो क्या करके दिखा सकता है। मैं जिस विषय पे यहां पर आना चाहता था कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम इसको बचा कैसे सकते हैं, बढ़ा कैसे सकते हैं। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का तो मुझे नहीं पता। अब कोई बोलते चिमटा बजा रहा था, बांसुरी बजा रहा था, ढोलकी बजा रहा था, ये सब तो बोलेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से कम 20 इंस्ट्रूमेंट्स वो एक के बाद दूसरा बजाने का काम कर रहे थे। हम सब भी इकट्ठे हो जाए तब भी उतने इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा सकते जितने पंजाबी यूनिवर्सिटी वालों ने अकेले बजाकर दिखाए हैं। यमला जट का नाम सुनिया नहीं सुनिया है? और पंजाबी म्यूजिक आज पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक नई पहचान बनाई है। हम डोगरी गानों की बात करते हैं, हिमाचल के पहाड़ी गानों की बात करते हैं। एक पाकिस्तान की सिंगर है मलिका पुखराज, वो डोगरी गाने गाती थी। पाकिस्तान बनने के बाद भी उन्होंने उसको आगे बढ़ाया, लगातार आगे बढ़ाया। और उसमें कहां के नाम आते हैं? देहरा के, नूरपुर के, चंबा के, नदौन के, जो पाकिस्तान में कोई जानता नहीं होगा, सब हिमाचल के छोटे छोटे गांव हैं। अभी साहब ने एक बसोली पेंटिंग दी तो मैं कह रहा था कि गुलेर पेंटिंग, कांगड़ा पेंटिंग, चंबा पेंटिंग, बसोली पेंटिंग, ये उस समय की बात है जब नैनसुख पेंटर, आज यहां पे आप में से शायद 2-3 लोग मुश्किल से जानते होंगे, लेकिन नैनसुख पेंटिंग लाखों रुपए की नहीं करोड़ों रुपए की यूरोप में बिकती है। ये अपने आप में हमारी यहां की कला। हमने बचाने का काम कितना किया है। रॉरिक आर्ट गैलरी, रशियन ग्रेट पेंटर। आप कभी मनाली जाएंगे तो मनाली के पास एक छोटा सा गांव है, आपको वहां पर नगर में उनका एक म्यूजियम देखने को मिलेगा। पत्नी यहीं से देविका बहुत बड़ी हीरोइन थी भारत की, वो रही। उनका मॉस्को से लेके यहां तक उनका म्यूजियम है। मैं सब बातें इसलिए टच कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास गौरवशाली इतिहास था, है। हमारी पहले की पीढ़ियों ने शायद उतना बचाने का काम नहीं किया है।
ये जिम्मेदारी आप सबके ऊपर आने वाली है। When Prime Minister spoke this time from the Red Fort on 15th August 2022, he talked about 5 resolves, पंच प्रण की बात की उन्होंने। वो पंच प्रण क्या थे? भारत का निर्माण करना, गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना, गौरवशाली कला साहित्य संस्कृति को पर गर्व करना, एकता एकजुटता को बनाए रखना और 5 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 60 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 60 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. आपकी डिग्री से पहले वो ये लोग नोटिस कर लेते हैं कि आप अंदर कैसे चल के आए, आपने पहना क्या है, आप विश कैसे कर रहे हो, आप बातचीत कैसे कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। वो आपके सर्टिफिकेट, आपके मार्क्स से ज्यादा वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इन टुडेज एरा व्हेन आई टॉक अबाउट न्यू इंडिया, इट हैज 2 फाउंडेशंस आल्सो, व्हिच इज खेलो इंडिया एंड फिट इंडिया। खेलो इंडिया के माध्यम से हम लोग खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स, जो इस बार 10 फेब से 14 फेब तक गुलमर्ग में होने वाली है और ये 6 दिन चलेगी। 11 तरह की इसमें गेम्स खेली जाएंगी, 1500 से ज्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे और 29 राज्य और यूनियन टेरिटरीज के खिलाड़ी कहीं और ही नहीं, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आने वाले हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा फेस्टिवल वहां पर होने वाला है। लेकिन जब मैंने फिट इंडिया की बात की, अब फिटनेस क्या है? इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी फ्रॉम वॉकिंग टू एक्सरसाइजिंग, जिमिंग और व्हाटएवर। लेकिन आज देख के तो ये लग रहा था कि फिटनेस का एक और कारण भंगड़ा भी हो सकता है, कोई डांस फॉर्म भी हो सकती है, हो सकती नहीं हो सकती है। तो एक ही चीज याद रखनी है, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। फिटनेस का डोज, ये जिनकी आधे घंटे रोज की आवाज आ गई वो तो फिट रहने के लिए तैयार हो गए, बाकी लोग सुस्ता गए हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुनिया के सबसे ज्यादा ओबेसिटी के केसेस, डायबिटिक के केसेस, ट्यूबरक्लोसिस के केसेस भारत में हैं। एंड दिस इज ऑल रिलेटेड टू योर हेल्थ इश्यूज एंड द मेंटल फिटनेस। सो आई थिंक वी शुड बी अवेयर ऑफ इट कि हमारे लिए चैलेंजेस क्या क्या है। मैं कई बार युवाओं की ओर देखता हूं तो देखता हूं बीच बीच में बड़े परेशान हो जाते हैं। मैं बलवंत जी से पूछ रहा था बैठे बैठे कि आप तो बलवंत जी बहुत सारे देशों में सफर करके आए हो, बहुत सारे देशों में काम भी करने का अवसर मिला होगा, क्या दुनिया भर के देश में आज चुनौती क्या है? तो मुझे कह रहे थे उनके युवाओं के ऊपर मेंटल स्ट्रेस बड़ा है, दे डोंट नो हाउ टू टैकल इट। Whereas in India we know it well, we have seen it during the pandemic time how we have handled it. On one hand we made vaccines and gave 100 and administered 220 crore vaccines free of cost in India. That is one area. On the other hand, we adopted yoga, which the entire globe is celebrating 21st June as a yoga day. Now we have Yogasana as a traditional sport, which is part of our national games and the Khelo India Games. We are soon going to have a World Cup of Yogasana, जहां दुनिया ने योग को अपना माना है। आपको भी योग और फिटनेस के अन्य चीजों को अपने जीवन में धारण करने की आदत डालनी चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि फिट रहकर ही आप मेंटल फिजिकल फिटनेस के कारण ही ज्यादा आउटपुट दे। दूसरा,
परेशानी जब होती है तो हम कई बार सोचते हैं कि हमें तो केवल अपना ही फ्यूचर देखना है। किसको लगता है हमें अपना अपना ही फ्यूचर देखना है कि देश का भी बनाना है कुछ? ऊपर वालों से पूछ लूं जरा, ऊपर, क्योंकि ऊपर खचाखच भरा हुआ है पूरा हॉल। तो मैं तो आप सबसे कहूंगा केवल अपने ही करियर के बारे में मत सोचना। कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्ते पे लाना है तुम्हें, अपने हाथों लकीरों को मत देखना, इन लकीरों से भी आगे जाना है तुम्हें। और भारत के, किसने कहा एक बार और, एक बार से ज्यादा तो मैंने कभी पेपर नहीं दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं ये सब कि आज भारत की ओर दुनिया देख रही है। जब हम अमृत काल की बात करते हैं, 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, न्यू इंडिया की बात करते हैं, तो हम केवल अपने आप तक सीमित नहीं है। कभी हमारा देश दुनिया से वैक्सीन लेता था, दुनिया से हथियार लेता था, दुनिया से मोबाइल फोन लेता था। आज हम 1 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करते हैं, जो 5 साल पहले हम दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर थे। नाउ वी हैव बिकम द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। जहां हम दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर थे हथियारों के, हमने 2 सालों में ये बदलाव करके दिखा दिया कि हमने इस साल 16,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट डिफेंस इक्विपमेंट का किया है, और अगले 5 साल में हम इसको 1 लाख करोड़ तक ले जाने वाले हैं। ये बदलते भारत की तस्वीर है। सो वी शुड नॉट लुक एट फॉलोइंग अदर्स, वी शुड स्टार्ट लुकिंग एट लीडिंग। एंड इफ यू हैव टू लीड, वी हैव टू रीड। नेशन हु रीड्स दैट लीड्स। और बगैर पढ़े लिखे कुछ नहीं होता है। एंड आई एम ग्लैड टू सी उमेश जी कि आपके यहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत काम हो रहा है, और भारत सरकार ने 16.5 करोड़ रुपए आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी दिया है, और नैक का भी A+ कैटेगरी में आपकी यूनिवर्सिटी आती है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब कहीं जाओ तो फोटो खिंचवाने के लिए इतनी खिचड़ी पकती है कि वो सब गड़बड़ हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में आया तो इनके जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स बिल्कुल एक के बाद दूसरी कतार में खड़े थे। मैंने कहा इतने डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज कहां से आ गए? तो अगर आप जर्नलिज्म के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, और अगर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट किसी हाल में आपके किसी लैब में रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी भी तरह से कोई प्रोजेक्ट में सहयोग कर सकता है, तो मैं चाहूंगा कि भारत सरकार जम्मू यूनिवर्सिटी के किसी भी ऐसे जर्नलिज्म के कोर्स या लैब या किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम के साथ जुड़ेगी, और उसमें हम आपकी मदद करने का काम भी करेंगे। मित्रों, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं कुछ बातों को करके ही अपनी बात को समाप्त करूंगा। वी टॉक अबाउट sustainable development, we talk about growth, but it has to be sustainable growth. For sustainable growth, we need sustainable investment, that is green investment, green growth, green economy, which will lead to green jobs. And for that, India is doing everything. One is India is going to be the global hub for green hydrogen. आप पेट्रोल, डीजल इसकी गाड़ियां चलाते हैं, जब तालियां बिना मतलब से बजनी शुरू हो जाए तो मतलब कि भाषण खत्म कर दो। अब ज्यादा बच जाए तो इसका मतलब थोड़ी देर और बोल लो। सो ग्रीन हाइड्रोजन क्या? वेस्ट टू एनर्जी की ओर जाने की भी हम बात कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल से आगे बढ़कर हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल कार, सब ग्रीन हाइड्रोजन की बात आएगी, जहां वेस्ट टू एनर्जी की ओर भी हम जाने का काम करेंगे। और दुनिया भर में 5 मिलियन मैट्रिक टन प्रोडक्शन भारत करने वाला है। दुनिया का 10% हम लोग पैदा करेंगे। अगले 5 सालों में 8 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी और ग्रीन जॉब्स भी आपके लिए बनेंगी। गोवर्धन ग्रीन टू
इससे गोवर्धन यानी कि वेस्ट टू वेल्थ, उस दिशा में भी हम नया प्रोजेक्ट लाने का काम कर रहे हैं, उसमें भी आपको मिलेगा। शिक्षा में भी जैसे मैंने कहा कि हम स्किल डेवलपमेंट पे तो काम कर ही रहे हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम यूथ का है और मोदी जी इसमें आपको टैक्स बेनिफिट दिया, इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दी। तब भारत 7 साल पहले स्टार्टअप इकोसिस्टम में कहीं नहीं था। भारत के युवाओं ने 90,000 स्टार्टअप शुरू किए, 107 कंपनीज आज यूनिकॉर्न बनी है और उनकी वर्थ $30 बिलियन है, लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया। और आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बड़ा है। ऑल थैंक्स टू द यूथ ऑफ इंडिया, कांग्रेचुलेशंस टू यू। मित्रों, हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और किन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी भूमिका निभाई। मैं तो हिमाचल प्रदेश साथ लगते राज्य से आता हूं, छोटा सा राज्य है, लेकिन जब अभी मोदी जी ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पर 21 द्वीपों को 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया, तो उन 21 परमवीर चक्र विजेताओं में 4 हिमाचल प्रदेश के थे। हमने सोच बदलने का काम किया। किसने सोचा था तब द्वीप का नाम किसी परमवीर चक्र विजेता नाम पे, फौजी के नाम पे होगा, करके दिया है। हमारे सामने पद्मश्री बैठे हैं, पद्म अवार्ड विजेता बैठे हैं। आप में से अधिकतर लोगों ने, बहुत सारे लोगों का नाम भी नहीं सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन भर में काम कभी अवार्ड लेने के लिए किया भी नहीं होगा, लेकिन सरकार ऐसी आई कि जिसने गांव में, दूर दराज क्षेत्र में रहने वाले लोगों की प्रतिभा को पहचाना भी, देश के प्रति उनके योगदान को जाना भी और पद्म अवार्ड देने का काम भी किया है। तो इन महान विभूतियों को देने का काम किया। मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी देना चाहता हूं। मित्रों, यहां की मैं अगर डेवलपमेंट की बात करूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। मुझे 7 बजे तक ऊना हिमाचल प्रदेश पहुंच के अगले प्रोग्राम में पहुंचना है। मेरा आज का 5वां प्रोग्राम सुबह 9 बजे से लेकर अब तक की 5वां प्रोग्राम है। मैं केवल इतना ही कहूंगा, जब आप वापस आए तो कोई एक क्षेत्र जरूर चुने। आप में से कितने लोग हैं जो अपने देश में बदलाव देखना चाहते हैं, किसी न किसी रूप में, किसी क्षेत्र में? तो जो बदलाव देखना चाहते हैं वो बदलाव का एक हिस्सा बने, बिकॉज द चैरिटी बिगिंस एट होम। हमें अपने से शुरू करना होगा। यू कुड पिक अप एनी एरिया। स्वच्छ भारत भी हो सकता है, किसी को शिक्षित करने का भी हो सकता है, और खेलकूद में किसी को आगे बढ़ाने का हो सकता है, कला संस्कृति को बचाने का हो सकता है। डिपेंड करता है आप कौन से क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहते हो, कौन से क्षेत्र में बदलाव देखना चाहते हो। अगले 25 साल, ये अमृत काल से लेकर स्वर्णिम काल, जब 100 साल भारत के होंगे, मैं इस यात्रा को, 25 साल की यात्रा को, अमृत काल, स्वर्णिम काल की यात्रा में आपकी भूमिका क्या होगी, ये सुनिश्चित ना कोई वाइस चांसलर कर सकता है, ना कोई फैकल्टी मेंबर कर सकता है। इसको हर युवा को करना है और मैं चाहूंगा कि आप अपना वो रास्ता चुने। कोई एक क्षेत्र ऐसा चुने जहां पर आप बदलाव देखना चाहते हैं। और विश्वास मानिए, जब 140 करोड़ के भारत में 65% युवा ये प्रण लेकर चलेंगे कि हम बदलाव लाएंगे, तो ये नया भारत, विकसित भारत भी बनेगा और अमृत काल से हमारी स्वर्णिम काल की यात्रा ये बड़ी उपलब्धियों भरी भी होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे मित्रों। लेकिन आप में से निराश और परेशान भी हो जाएंगे। परेशान मत होना। अवनी लाकड़ा का नाम कितने लोगों ने सुना है आप में से? 3 हाथ खड़े हुए 1000 लोगों में से। पैरालंपियन है, शूटर है, 19 साल की लड़की जिसकी दोनों टांगे नहीं रही। उसकी हिम्मत को सोचिए। उसने अपने ऊपर विश्वास किया और 19 साल की उम्र में यंगेस्ट एथलीट पैरालंपियन भारत की बनी, जिसने एक नहीं 2 पैरालंपिक मेडल जीतने का किया, राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतने का काम किया।
अगर आपको अपने ऊपर विश्वास होगा तब दुनिया आपके ऊपर विश्वास करेगी। इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूं, परेशानियों से भागना बहुत आसान होता है। हर जिंदगी में एक मुश्किल इम्तिहान होता है। भागने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में ही जहां होता है। तो मैं आशा करता हूं विवेकानंद के इस भारत में, जो हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है, विवेकानंद के इस भारत में आप सब, जो उनका सपना था कि 21वीं शताब्दी में भारत विश्व गुरु बने, भारत दुनिया को नेतृत्व दे। आज देखिए, दुनिया के पिछले 3 साल के सर्वेस देख लीजिए, सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में 78% नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में आए हैं। अगर भारत का नेता, आपका चुना हुआ, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता हो सकता है, आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत हो सकती है, भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवाओं की ताकत हो सकती है, स्टार्टअप इकोसिस्टम से लेकर अन्य क्षेत्रों में सैटेलाइट छोड़ने तक हमारा प्राइवेट क्षेत्र आगे आ सकता है, तो दुनिया की कोई ताकत भारत को नहीं रोकेगी। केवल मैं आपसे इतना ही कहूंगा, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो रुको मत, जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई, और सभी पार्टिसिपेंट को मैं यही कहूंगा, जीतना हर किसी के बस की बात नहीं, या हर किसी को होता भी नहीं संभव, हर कोई जीत भी नहीं सकता, बट पार्टिसिपेशन इज द की। कीप पार्टिसिपेटिंग, बिकॉज कमिंग टू दिस प्लेटफॉर्म इट विल गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ एक्सपोजर, जो आपके वापस स्कूलों में या कॉलेजेस में बैठे बच्चे के क्लास सीमित है, उनको आप जितना एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा। आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या स्पोर्ट्स के माध्यम से और आगे बढ़ेंगे, आपके सफल भविष्य के लिए। और 2023 की आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, बोले भारत माता की।